मतलब जो चीज कांग्रेस नहीं डिफेंड कर पाती है उसको संजय राउत डिफेंड कर रहा है। इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस हमेशा बैकफुट पर रहती है और इसलिए कोई उन्हें इमरजेंसी याद दिलाता है तो बहुत चुप जाता है। लेकिन पीएम मोदी इमरजेंसी की बात इसलिए बार बार करते हैं क्योंकि उन्होंने खुद इमरजेंसी का दौर झेला है। इमरजेंसी के दौरान पीएम मोदी इस तरह अपने भेष बदलकर इधर उधर घूमते फिरते थे। कभी सरदार जी के भेष में नजर आए, कभी किसी और भेष में नजर आए। नरेंद्र मोदी उस वक्त शहर शहर घूमकर लोगों को इमरजेंसी के खिलाफ जागरूक करते थे। इमरजेंसी के खिलाफ जो प्रचार सामग्री थी उसे लोगों तक पहुंचाते थे। पीएम मोदी ने उन दोनों को याद करते हुए आज कहा कि वो तब एक युवा आरएसएस प्रचारक थे। बीजेपी ने आज बताया कि इमरजेंसी के दौरान पीएम मोदी बटुक भाई और स्वामी जी जैसे बदल बदल कर नाम रखकर वेशभूषा रखकर गुजरात के अलग अलग हिस्सों में जाते थे। इतना ही नहीं, एक बार उन्होंने जेल में बंद नेताओं से मिलने के लिए एक स्वामी जी का भेष धारण किया और वहां 1 घंटे तक गुप्त रूप से बैठक की। इमरजेंसी के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए पीएम मोदी ने उस वक्त सलून में प्रचार सामग्री रखी ताकि वहां आने वाले लोग उसे पढ़ सकें। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने संतों और दूसरे धार्मिक नेताओं के जरिए यह इमरजेंसी के खिलाफ सामग्री गांव-गांव तक पहुंचवाई। शुरू से पीएम मोदी के साथी रहे गृह मंत्री अमित शाह ने भी इमरजेंसी के दौरान पीएम मोदी के संघर्ष का जिक्र किया और उसके बारे में बताया। इमरजेंसी का दर्द वही समझ सकता है जिसने इसके अत्याचारों को झेला है, इसलिए इमरजेंसी की बात करने पर कांग्रेस उखड़ जाती है। कांग्रेस का तर्क है कि आज की बात करो, 50 साल पुरानी बात करके फालतू का काम मत करो। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हाथ में संविधान की कॉपी लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। कहने लगे कि नरेंद्र मोदी के राज में संविधान संकट में, अघोषित इमरजेंसी लगी हुई। भाई ये सब बोलने से नहीं होगा ना, पब्लिक देख रही है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि मोदी सरकार ने प्रेस की आजादी छीन ली, मीडिया पर कब्जा कर लिया, पत्रकारों को खरीद लिया है और मीडिया अब सरकार की गोदी मीडिया बन गई। लेकिन सच यह है कि मीडिया को कुचलने का काम तो इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने किया था। इमरजेंसी की घोषणा होते ही दिल्ली में अखबारों के दफ्तरों की बिजली तक काट दी गई। 7 विदेशी संवाददाताओं को निष्कासित कर दिया गया था। 29 विदेशी पत्रकारों को भारत आने पर बैन लगा दिया गया था। 46 से ज्यादा पत्रकारों, 2 कार्टूनिस्ट, 6 फोटोग्राफर की मान्यता छीन ली गई। लगभग 258 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया था। सरकार की आलोचना करने वाले लगभग 290 अखबारों से सरकारी विज्ञापन वापस ले लिए गए। यह होता है मीडिया को कंट्रोल करना। इमरजेंसी के दौरान सख्त आदेश थे कि प्रेस को सरकार का माउथपीस बनकर काम करना पड़ेगा। सभी अखबार मालिकों को फरमान जारी कर दिया गया था कि सरकार से अनुमति लिए बिना ना तो कोई खबर छपेगी ना कोई अखबार निकाला जाएगा। उस वक्त इंद्र कुमार गुजराल सूचना प्रसारण मंत्री थे, लेकिन संजय गांधी के कहने पर उनकी जगह विद्याचरण शुक्ला को मंत्री बनाया गया। इसके बाद हर अखबार के दफ्तर में एक सेंसर अधिकारी बैठाया गया जिसकी इजाजत के बगैर कोई समाचार प्रकाशित नहीं किया जा सकता। प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बनी प्रेस काउंसिल को भंग कर दिया गया। रेडियो और दूरदर्शन पर सख्ती से नजर रखी जाती थी कि कोई सरकार विरोधी शब्द तक प्रसारित ना हो जाए। पीटीआई, यूएनआई और हिंदुस्तान समाचार जैसी स्वतंत्र समाचार एजेंसीज को मिलाकर सरकारी एजेंसी बना दिया गया। यानी मीडिया पर पूरी तरह से सरकारी कब्जा था। और वो लोग आज कहते हैं कि क्या गोदी मीडिया, कौन सा सवाल सरकार से नहीं पूछा जा रहा है जी। इंदिरा गांधी ने हर उस अखबार तक को बंद करवा दिया जिसे वो अपना विरोधी मानती थी और आजाद पत्रकारिता को अपनी सत्ता के लिए चुनौती समझती थी। उस वक्त के पत्रकारों ने इमरजेंसी को प्रेस की आजादी का कातिल तक बताया है। वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव ने कहा था कि इमरजेंसी में प्रेस की हत्या कर दी गई थी और समाचार पत्रों के दफ्तरों में मुर्दाघर जैसी शांति छा गई थी। इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तार हुए वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय के मुताबिक गोदी मीडिया का आरोप विपक्ष का एक मुहावरा बन गया है। लेकिन आज मीडिया पर ऐसा कोई सरकारी दबाव नहीं है जैसा इमरजेंसी में था। इमरजेंसी के दौरान भारतीय प्रेस की आजादी छीन ली गई और विदेशी अखबारों में इमरजेंसी की खबरें छपती रही। इमरजेंसी की घोषणा पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन थी, इंडिया हैज कमिटेड डेमोक्रेटिक सुसाइड, यानी भारत ने लोकतांत्रिक आत्महत्या कर ली। टाइम पत्रिका ने इमरजेंसी की घोषणा के तुरंत बाद हेडलाइन दी थी कि इंदिरा गांधी की तानाशाही कायम है। बीबीसी ने एक रिपोर्ट का शीर्षक दिया था, संजय गांधी के नेतृत्व में ग्रूसम कैंपेन चलाया गया। यह था विदेशी मीडिया का इंदिरा गांधी की इमरजेंसी पर विचार। इमरजेंसी की शिकार सिर्फ प्रेस नहीं बनी भारत में, बल्कि बॉलीवुड को भी इमरजेंसी के दौरान सरकार के प्रचार की टूलकिट की तरह बना दिया गया था। इमरजेंसी के दौरान शोले फिल्म का क्लाइमैक्स बदल दिया गया था। यह कह दिया गया कि जैसा क्लाइमैक्स है उससे समाज में नफरत फैलती है। सरकार की आलोचना करने वाली फिल्में बनाने पर रोक लगा दी गई थी।
किसी फिल्म के गाने या सीन में जरा सा भी सरकार विरोधी कंटेंट होता था तो उस पर सेंसर बोर्ड की कैंची चल जाती थी। इतना ही नहीं, इमरजेंसी के उस दौर में कवियों और लेखकों पर भी इमरजेंसी का समर्थन करने का दबाव डाला गया। इमरजेंसी की 44वीं सालगिरह पर भारत सरकार के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने देश के 40 बड़े लेखकों और कवियों के पत्र सार्वजनिक किए थे। इन चिट्ठियों में सभी लेखकों ने इंदिरा गांधी के इमरजेंसी लगाने के कदम को सही ठहराया था। इमरजेंसी का समर्थन करने वालों में हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पापा, अमृता प्रीतम, राजिंदर सिंह बेदी, मौलाना अतीक उल रहमान, कंवर मोहिंदर सिंह बेदी जैसे प्रमुख लेखक थे। लेखकों और कवियों से इमरजेंसी का समर्थन करवाने में इंदिरा गांधी और संजय गांधी ने कैसे साम दाम दंड भेद की नीति का इस्तेमाल किया, खुद हरिवंश राय बच्चन अपनी आत्मकथा 10 द्वार से सोपान तक में स्वीकार कर चुके हैं। अपनी आत्मकथा में हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था कि यह वो दौर था जब विदेश मंत्रालय के हिंदी विभाग से उनकी नौकरी खत्म होने के बाद राज्यसभा में मनोनीत कर दिया गया था। हरिवंश राय बच्चन लिखते हैं कि एक दिन किसी ने मुझे प्रधानमंत्री आवास से फोन किया, शायद संजय गांधी ने, कि क्या मेरा नाम आपातकालीन स्थिति में समर्थकों में दिया जा सकता है, और अगर मैं सच कहूं तो केवल गांधी परिवार से अपनी निकटता और मैत्री के कारण मैंने फोन पर हामी भर दी। बाद में कई दिनों तक रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से कई और लेखकों के साथ मेरा नाम भी इमरजेंसी के समर्थकों में प्रसारित किया गया। अपनी आत्मकथा में हरिवंश राय बच्चन ने माना कि उनको इंदिरा गांधी का उस दौर में समर्थन नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन पर निजी रिश्तों का दबाव था। लेकिन सिर्फ हरिवंश राय बच्चन की बात नहीं है, देश के बड़े बड़े लेखकों और कवियों ने इंदिरा गांधी के आगे सरेंडर कर दिया था। लेखक विष्णु शर्मा ने अपनी किताब इंदिरा फाइल्स में लिखा है कि अकेले हरिवंश राय बच्चन नहीं थे जिनको नौकरी, मनपसंद बंगला, राज्यसभा आदि देकर एहसानों के बोझ तले लादकर इमरजेंसी का समर्थन करवा लिया गया था। ऐसे 40 जाने माने लेखक थे जिनको इंदिरा गांधी ने अलग अलग सम्मानों से नवाजा था या और कोई सहायता दी थी। सबके पास पीएम दफ्तर से फोन गया और सबने इमरजेंसी का समर्थन कर दिया। इस तरह से लिया जा रहा था इमरजेंसी पर समर्थन। इंदिरा गांधी के एहसानों तले दबे बड़े बड़े लेखक और कवियों ने कैसे चाटुकारिता की हदें पार कर दी थी, इसका जिक्र भी विष्णु शर्मा ने अपनी किताब में किया। इंदिरा फाइल्स में वो लिखते हैं कि इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के 59वें जन्मदिन पर 1976 में प्रख्यात कवियों ने पूरी एक पुस्तक अपने सम्मान में लिख डाली। उस पुस्तक में 59 कवियों की रचनाएं थी जिनकी कविताओं को इंदिरा गांधी को दुर्गे तक कह डाला गया था। उन कविताओं में रामायण की तर्ज पर उस पुस्तक का नाम रखा गया था इंद्रायण। इस पुस्तक को छपवाने में अहम भूमिका उस वक्त के कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने निभाई। पत्रकार, लेखक, कवि, यहां तक कि बॉलीवुड के कलाकारों को भी इमरजेंसी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए इंदिरा गांधी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। विष्णु शर्मा अपनी किताब इंदिरा फाइल्स में यह भी लिखते हैं कि अभिनेता सुनील दत्त ने तो जर्मनी के बर्लिन से इमरजेंसी के समर्थन में सीधे इंदिरा गांधी को एक टेलीग्राम भेज दिया था और उसमें लिखा था कि भारतीय आपके साथ हैं और जर्मनी के लोग भी आपके साथ हैं। इमरजेंसी का ऐलान करना एकदम सही कदम है। किसी की फिक्र मत कीजिए, वही कीजिए जो आपको सही लगता है और जो देश के लिए बेहतर है। बाद में हालांकि यह राज खुला कि उन्हीं दिनों सुनील दत्त की पत्नी नरगिस विदेश में एक केस में फंस गई थी और भारत सरकार ने न सिर्फ उनकी मदद की बल्कि इस केस की खबर को भारतीय अखबारों में बकायदा आदेश भेजकर सेंसर करवा दिया। लेकिन यह तो सिर्फ एक घटना थी। बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों से न सिर्फ इमरजेंसी के समर्थन में बयान दिलवाए जा रहे थे बल्कि उन्हें इमरजेंसी की पब्लिसिटी टूल किट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। विष्णु शर्मा ने इस किताब में लिखा है कि उन दिनों संजय गांधी ने यूथ कांग्रेस के बैनर तले एक म्यूजिकल इवनिंग भी दिल्ली में आयोजित की थी जिसमें दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, अमजद खान, ऋषि कपूर, राखी, आर.डी. बर्मन, मुकेश, शशि कपूर जैसे तमाम सितारे थे जो इमरजेंसी के समर्थन में उस कार्यक्रम में शामिल हुए। सीधा मकसद था, जिस तरह कभी अटल बिहारी वाजपेयी को हरवाने के लिए नेहरू जी ने बलराज साहनी से उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करवाकर एक नई परंपरा की शुरुआत की थी, उसी तरह इंदिरा गांधी ने साहित्य और फिल्म क्षेत्र की हस्तियों को अपने काले कारनामों पर पर्दा डालने और उन पर सामाजिक स्वीकृति की मोहर लगाने के लिए इस्तेमाल करने की गलत परंपरा की नींव डाल दी थी। आपको हम सुनवाते हैं कि इमरजेंसी के समर्थन में हुई वो जो गीतों भरी शाम थी उसमें कैसे दिलीप कुमार ने इमरजेंसी का सपोर्ट किया। हम अपनी तरफ से, फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से, एक हिंदुस्तानी संस्था की तरफ से न सिर्फ उनके साथ हैं, हम कदम हैं, बल्कि जो कुछ भी हमसे हो सकेगा हम करते चले जाएंगे। हम एक कल्चरल क्रिएटिव लोग हैं। हम समझते हैं इसमें कोई सियासत का कोई खास ऐसा पहलू नहीं है और सियासत भरपूर हो चुकी है।
हम काफ़ी यानी भुगत चुके हैं उस बात को, और ये एक बड़ी नेक फाल है। और ये यूथ कांग्रेस के फोरम के ऊपर इतनी मुबारक कदमें जो 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 यानी मूवमेंट्स हो रहे हैं, मेरे ख्याल से संजय गांधी साहब और यूथ कांग्रेस के तमाम अरकान मुबारकबाद के काबिल हैं। इसीलिए ना लोग बॉलीवुड से चिढ़ जाते हैं। बताइए, बड़े बड़े कलाकार खड़े होकर इमरजेंसी के समर्थन में बोल रहे हैं कि सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आज भी लोग यही ना पूछते हैं कि लोगों को हमास में क्या के साथ क्या हो रहा है वो दिख जाता है, और यहां ऑपरेशन सिंदूर पे बॉलीवुड वालों को लिखने में दिक्कत होती है। क्या कीजिएगा, वही पैटर्न चला आ रहा है। आज इमरजेंसी को लेकर पूरा बॉलीवुड उस वक्त दो खेमों में बंट गया था। एक तरफ वो कलाकार थे जो न सिर्फ इमरजेंसी का खुला समर्थन कर रहे थे, और दूसरी तरफ इमरजेंसी का विरोध करने वाले कलाकार। इनमें देवानंद का नाम सबसे आगे था। देवानंद ने इमरजेंसी को तानाशाही भरा फैसला बताया था। उन्होंने सरकारी कार्यक्रमों में फिल्मी सितारों को इमरजेंसी के पक्ष में भाषण देने को प्रोपेगेंडा कह दिया था। उन्होंने इमरजेंसी के समय नेशनल पार्टी नाम से एक राजनीतिक पार्टी भी बनाई थी। किशोर कुमार भी इमरजेंसी के घोर विरोधी थे। किशोर कुमार ने इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी का गुणगान करने वाला जिंगल गाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उनके सभी गानों को आकाशवाणी और दूरदर्शन पर बैन कर दिया गया था। मशहूर अभिनेता, निर्माता, निर्देशक मनोज कुमार को भी इमरजेंसी में इंदिरा सरकार की नाराजगी झेलनी पड़ी। संजय गांधी ने मनोज कुमार को एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए कहा था जिसमें आपातकाल की बड़ाई करनी थी, लेकिन मनोज कुमार ने मना कर दिया तो उनकी फिल्मों को दूरदर्शन से बैन कर दिया गया। साउथ इंडिया की नेशनल अवार्ड विनिंग अभिनेत्री स्नेहलता रेड्डी ने भी इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लिया था। इसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार करके बिना किसी मुकदमे के 8 महीने तक बेंगलुरु सेंट्रल जेल में बंद रखा गया था।